आसान लफ्जों में समझिए कि मुख्यमंत्री मोहन यादव अपने आप को जिस बड़े जमीन विवाद में फंसे हुए पाते हैं वो कितना गंभीर है। इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर कि जहां जहां हाईवेज बने, जहां जहां सरकारी रोड्स बने, वहां पर मुख्यमंत्री मोहन यादव के परिवार ने 168 एकड़ जमीन खरीदी। और बेशर्मी देखिए दोस्तों, एक जमाना हुआ करता तो 2014 से पहले जब भी कोई भ्रष्टाचार का केस किसी अखबार में आता था तब न्यूज चैनल्स उस पर पड़ताल करते थे, उस पर डिबेट्स करते थे, मगर आज वो पूरी तरह से नदारद है, पूरी तरह से गायब है। मुख्यमंत्री मोहन यादव पूरी तरह से खामोश हैं। और सबसे शॉकिंग बात, भारतीय जनता पार्टी के 2 रुपल्ली ट्रोल, सही सुना आपने, 2 रुपल्ली ट्रोल जिन्होंने 2-2 रुपए के लिए अपना ईमान बेच दिया है, वो अजीब और गरीब तर्क लेकर आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री मोहन यादव तो पहले भी जमीन का सौदा किया करते थे, यह कोई नई बात नहीं है। नई बात यह है कि साफ तौर पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, एक हितों का टकराव है जो बस कुछ देर बाद मैं आपको आसान लफ्जों में समझाने वाला हूं। मगर देखिए ये 2 रुपल्ली ट्रोल्स यहां पर किस किस तरह की बातें कर रहे हैं। कोई मिस्टर सिन्हा है, कोई देसी मोहितो है, कोई स्ट्रिंग है, कोई मेग अपडेट्स है, कोई सागर कुमार है, न्यूज अलजेब्रा, भीकू मात्रे, एनालाइजर, ये सब कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री मोहन यादव जमीनों का सौदा पहले भी करते रहे, लिहाजा इसमें कुछ नई बात नहीं है। जैसे मैंने कहा दोस्तों, बस कुछ देर बाद मैं आपको बताने वाला हूं इस मुद्दे पर किस तरह से यह एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। कांग्रेस इस पर बहुत जबरदस्त तरीके से हमलावर हो गई है और पार्टी के नेता इस तस्वीर का इस्तेमाल कर रहे हैं कि मोहन यादव के परिवार के किस सदस्य के पास कितनी एकड़ जमीन, या ये कहा जाए कितनी एकड़ जमीन खरीदी, वो बाकायदा बता रहे हैं इस तस्वीर में। मोहन यादव के परिवार का जमीन घोटाला, मोहन यादव के पास 17 एकड़ जमीन उन्होंने खरीदी। पत्नी सीमा ने 11 एकड़, बेटे वैभव ने 17 एकड़, बहू शालिनी 10 एकड़, चचेरे भाई नीलेश 108 एकड़, चचेरे भाई गोविंद 47 एकड़, भाई नारायण 19 एकड़, भाई नंदलाल 17 एकड़, रेखा 6 एकड़ और अभय 16 एकड़। मगर जैसे मैंने कहा ना दोस्तों, कोई और जमाना होता जब भारतीय जनता पार्टी, या ये कहा जाए सत्ता में बैठी पार्टी की जवाबदेही होती, तो इस पर लगातार 24 घंटे डिबेट्स होते। मगर बड़ा सवाल, क्या मोहन यादव अब कुर्सी पर बने रह सकते हैं? यह सवाल लाजमी हो जाता है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि दरअसल यह पूरा मामला क्या है, इंडियन एक्सप्रेस ने क्या खबर की है, कांग्रेस क्या सवाल पूछ रहा है, एक एक करके मैं स्पष्ट कर दूं। ये जो पूरी जानकारी मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, ये इंडियन एक्सप्रेस की खबर के आधार पर पेश कर रहा हूं। गौर फरमाइए खबर क्या है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुख्य पॉइंट्स क्या हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के रिश्तेदारों और परिवारों से जुड़ी कंपनियों ने उज्जैन और आसपास के इलाकों में बड़ी मात्रा में जमीन खरीदी है। रिपोर्ट के मुताबिक 13 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री बनने के बाद परिवार और उनकी रियल एस्टेट कंपनियों ने करीब 137 प्लॉट, लगभग 168 एकड़ जमीन खरीदी, जिसकी कीमत करीब 45 करोड़ बताई जा रही है। इससे पहले भी यादव परिवार के पास उज्जैन और आसपास 108 प्लॉट, करीब 179 एकड़ जमीन मौजूद थी। खरीदी गई जमीन मुख्यमंत्री की पत्नी सीमा यादव, बेटे की पत्नी शालिनी, भाइयों, भतीजों, चचेरे भाइयों, परिवार से जुड़ी 4 रियल एस्टेट कंपनियों के नाम पर दर्ज कराई गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि परिवार के कुछ सदस्य इन जमीनों पर हाउसिंग प्रोजेक्ट्स भी विकसित कर रहे हैं, यानी सिर्फ जमीन खरीदने तक बात सीमित नहीं है। कई प्लॉट ऐसे इलाकों में हैं जो नई सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के करीब हैं। ये जमीनें उन क्षेत्रों में भी आती हैं जिन्हें उज्जैन मास्टर प्लान 2035 के तहत कृषि भूमि से आवासीय या कमर्शियल उपयोग में बदला जा रहा है। ऐसे बदलाव के बाद जमीन की कीमत आमतौर पर तेजी से बढ़ती है। अब रिपोर्ट में दोस्तों कुछ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, यानी हितों के टकराव की बात की जा रही है कि ऐसा कैसे हो रहा है कि जहां पर सरकार सड़क बनाती है वहीं पर जमीन खरीद लेते हैं, और आपके लिए यह सब इतना आसान क्यों हो रहा है। गौर फरमाइए।
रिपोर्ट में सवाल उठाया गया है कि जिन इलाकों में सरकार बड़े विकास कार्य कर रही है, वहीं मुख्यमंत्री के रिश्तेदारों द्वारा बड़े पैमाने पर जमीन खरीदना हितों के टकराव की आशंका पैदा करता है। मुख्यमंत्री कार्यालय और उनके रिश्तेदारों का कहना है कि परिवार करीब 2010 से रियल एस्टेट कारोबार में है और यह भी खरीद फरोख्त कानूनी व निजी व्यावसायिक लेन देन है। परिवार का तर्क है कि सिर्फ इसलिए कि परिवार का एक सदस्य मुख्यमंत्री बन गया है, वे अपना पुराना कारोबार बंद नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है, कांग्रेस इस पर सवाल पूछ रही है। सुनते हैं मध्य प्रदेश में कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी क्या कह रहे हैं। मैंने जैसा कहा कि अली बाबा 40 चोरों का जखीरा अभी कुछ दिन पहले कुछ आया, थोड़ा सा हिस्सा आया है, बड़ा हिस्सा बचा है, वो भी आने वाला है और अली बाबा का हिसाब आ जाए है। हाथ जोड़ के निवेदन है कि जितनी मुखरता से, जितनी स्पष्टता से ये सवाल मीडिया ने उठाए हैं, सब परिवार के लोग ये सवाल अपनी सरकार से, हमारी सरकार से, हमारे मुख्यमंत्री से, मुख्यमंत्री किसी दल का नहीं होता है, मुख्यमंत्री प्रदेश का होता है, उनसे हम सब मिलकर करेंगे और आशा करेंगे कि मुख्यमंत्री भी प्रदेश के सामने इतने बड़े एलिगेशन उन पे लगे हैं, उसका स्पष्ट प्रदेश की जनता को स्पष्ट जवाब दें। और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। कांग्रेस खासतौर से हमलावर है मुख्यमंत्री के भाई के ऊपर। जी हां, आपकी स्क्रीन पर जिक्र किया जा रहा है नीलेश यादव का, और पार्टी के मध्य प्रदेश के सीएलपी के नेता जो हैं उमंग सिंघर, उन्होंने कहा कि उनके चचेरे भाई नीलेश यादव ने फर्जी तरीके से पूरे एक गांव पर कैसे कब्जा जमाया। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। एक मेरे पास उनेल परिवार, उनेल गांव के लोग आए, 20-25 2 बस भर के आए, पूरा गांव आया। वो नवंबर 2025 में आया। मैंने इसको ट्वीट भी किया था, जो आपके साथ शेयर कर दूंगा मैं। एक ऐसा व्यक्ति जिससे जो मर गया है, जमीन मालिक, उस माधव राव को एक 40-25 साल के बच्चे को माधव राव बना दिया गया, उसकी वोटर आईडी बना दी गई, आधार कार्ड बना दिया गया, और उस माधव राव से नीलेश यादव जी ने रजिस्ट्री करा दी। पूरा गांव 50 बीघा जमीन, लगभग 2 करोड़ रुपए बीघा की जमीन है वो। और उन्हें इनके गुंडों ने कहा कि आप 2 करोड़ रुपए ले लो, जमीनें खाली कर दो। वो पूरा गांव आया, छोटे छोटे बच्चे थे और उनकी माएँ थी। एकादशी का दिन था, सुबह से बच्चे भूखे प्यासे थे, रो रहे थे मेरे सामने, पूरा परिवार रो रहा था, मेरे पैरों पे गिर गए। मैंने उनको कहा, बहनों आपको पैर पड़ने की जरूरत नहीं है, आपको न्याय मिलेगा। मैंने तत्काल उस समय एक ट्वीट बनाया, वीडियो बनाया। ये 12 बजे की बात है। 12 बजे जैसे मैंने ट्वीट किया, तत्काल नीलेश यादव जी ने 3 घंटे 4 घंटे के बाद एक थाने में केस दर्ज कराया कि माधव जो था वो फर्जी आदमी था, उसने गलत मेरी रजिस्ट्री कर दी। ये प्रमाण है। और यही नहीं, पार्टी इस मुद्दे पर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के गठन की मांग कर रही है। सुनिए क्या कहा कांग्रेस ने। निश्चित तौर से मैं कह सकता हूं कि मुख्यमंत्री जी कहेंगे कि सब जो भी हुआ नियम के हिसाब से, कानून के हिसाब से हुआ, हम तो इनकम टैक्स भरते हैं, हमारा परिवार इनकम टैक्स भरता है। लेकिन जब अगर सुप्रीम कोर्ट, जैसे हमारी मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश इसकी जांच करें एक कमेटी बना के, तो परत दर परत सब जो कौन किससे जुड़ा है, क्यों लाभ हुआ, वो पूरी जानकारी सामने आएगी।
क्या मुख्यमंत्री जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी है? क्या प्रदेश सरकार जनता प्रदेश की जनता को आज आके आप बयान देंगे? आप आरोप तो बहुत लगाते हैं, लेकिन आप पे आरोप लग रहे हैं, मैं प्रमाण आपके परिवार पे लग रहे हैं, आपने जमीनें कैसे खरीदी? क्या इसका आप ब्यौरा देंगे मीडिया को? क्या प्रदेश की जनता को? क्या आप इसकी जांच कराएंगे एसआईटी से? नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं नहीं देंगे, ना जवाब देंगे ना जांच कराएंगे। इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश की कमेटी बने, कमेटी जांच करे। कांग्रेस ये भी कह रही है कि उज्जैन मास्टर प्लान से जुड़ा ये जो पूरा मामला है, ये कहीं ना कहीं इंदौर के भविष्य को बर्बाद कर रहा है। पार्टी के नेता इस बारे में क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। माननीय पत्रकार बंधु, इंदौर भोपाल भी बाईपास बन रहा, भोपाल में यहां भी किस प्रकार से जमीनें तय की गई, ये भी एक फाइल है। इसके बारे में भी आपको आने वाले समय में जानकारी देंगे। मास्टर प्लान रुके हुए, उज्जैन के अंदर नियम बदल दिए जाते हैं। इंदौर इतना बड़ा आर्थिक, जो हमको एक राजधानी कहते हैं, इंदौर की जनता को मास्टर प्लान नहीं मिल पा रहा। वहां पे मुख्यमंत्री जी खुद है, क्यों नहीं मिल पा रहा, ये भी एक सवाल है। क्या जमीनों की हेराफेरी हो रही है? क्या जमीनों की खरीद फरोख्त हो रही है? कौन सी कंपनियां कर रही है? कौन सी कंपनियां आपसे जुड़ी है? क्या मुख्यमंत्री जी इसके बारे में अपना वक्तव्य देंगे? ये भी मैं चाहूंगा। वो इंदौर के वासियों से भी कहना चाहता हूं कि आपके शहर को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, इंदौर की आबो हवा खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। आप सबको भी आगे आना पड़ेगा। मोहन यादव जी को बदनाम करने के लिए ये बीजेपी ने साजिश की है, और अगर मोहन यादव पे ये आरोप है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने तो 300-600 एकड़ जमीन ली है। आप लोग समझते नहीं बात को। ये कोई नई बात थोड़ी है कि उन्होंने कोई जमीन ली है। अगर उन्होंने जमीन ली है तो पुराने वो रियल एस्टेट का काम करते थे। आप ये क्यों भूल जाते हैं कि जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो रियल एस्टेट का पहले से जमीनों का काम करते थे? क्या ये बीजेपी नहीं जानती कि वो जमीनों के काम करते थे? तो अब ये आरोप पता है क्यों लगाया जा रहा है? बीजेपी रास्ता ढूंढ रही है कि 3 मुख्यमंत्री कैसे बदलें। वो मुख्यमंत्री बदलना चाहते हैं, इसलिए आरोप लगवा रहे हैं। ये बात तो पहले भी तो पता होगी जब रजिस्ट्री हुई होगी। बिना रजिस्ट्री की कोई जमीन ले सकता है कि कब्जा कर सकता है? तो जब रजिस्ट्री हुई है तो सरकार को पहले ही पता था। बदनाम इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री हटाना है, राजस्थान का मुख्यमंत्री हटाना है, और इन 2 को इसलिए हटा रहे हैं कि उन्हें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को हटाना है। ये हटाने की साजिश चल रही है। आप बात ही नहीं समझ पा रहे हो। पहले ये बीजेपी के लोग बदनाम करते हैं, पहले बीजेपी के लोग बदनाम करते हैं। मोहन यादव को बदनाम करने के लिए ये कर रहे हैं, और यूपी के मुख्यमंत्री को हटाने के लिए ये प्लानिंग कर रहे हैं कि एक तो मध्य प्रदेश का हटा दो, एक राजस्थान का हटा दो, संग में यूपी का भी हटा दो। दोस्तों, जानते हैं मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि भारतीय जनता पार्टी की कोई जवाबदेही नहीं होती। क्योंकि अब इसकी तुलना कीजिए चंपत राय से। अयोध्या, भगवान श्री राम हमारे आस्था के केंद्र, वहां क्या होता है? पहले जमीन को लेकर बंदरबांट होती है, उसके बाद चंदा चोरी का मामला सामने आता है। अब तक चंपत राय पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। एसआईटी का गठन हो गया है, मगर अब तक, इस वक्त जब मैं बात कर रहा हूं, कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। तो आप मुझे बताइए दोस्तों, ऐसे में जवाबदेही कहां है? यहां लखनऊ के अंदर इतना बड़ा हादसा हो जाता है, एक लाइब्रेरी कोचिंग संस्थान में आग लग जाती है, वहां पर कोई फायर एग्जिट नहीं था। फायर डिपार्टमेंट को दीवार में छेद करना पड़ा, तब जाकर वो अंदर घुस पाए। 15 बच्चे मारे गए, हमारे 15 बच्चे मारे गए। कल जो घटना हुई है उसके लिए दुखद है कि इतने बड़ी संख्या में छात्रों की जान चली गई, और जो लोग
वहां पर कोचिंग के लिए, नौकरी के लिए या वहां पर काम के लिए गए थे, उनके बड़े पैमाने पे जान चली गई। सुनने में ये भी आया है कि बच्चे अपने माँ बाप और घर परिवार के लोगों को फोन कर रहे थे। कोई अपने पिता को फोन कर रहा था, कोई अपने भाई को फोन कर रहा था। उसी में कई लोग फायर ब्रिगेड बुलाने के लिए फोन कर रहे थे। सोचिए, कल्पना कीजिए कि जिन परिवारों ने खोया है, दुखों में सबसे बड़ा दुख अगर कोई है तो वो अपने बच्चे के खोने का दुख है। दुखों में सबसे बड़ा परिवार के लिए दुख यही है कि उन्होंने अपने बच्चे होनहार को खोया है। ये दुखद है। और सच्चाई तो ये है कि भ्रष्टाचार सब मानकों के ऊपर है। भ्रष्टाचार से बनी सरकार ही भ्रष्टाचार कर रही है और उसी का परिणाम ये जान चली गई। कांग्रेस कुछ सवाल पूछ रही है मध्य प्रदेश के सीएम को लेकर आपके स्क्रीन पर। क्या मुख्यमंत्री कार्यालय ने कभी यह तय किया कि जिन क्षेत्रों में परिवार की भूमि है, वहां से जुड़े सरकारी निर्णयों से मुख्यमंत्री खुद को अलग रखें? क्या किसी कैबिनेट बैठक, विभागीय बैठक, मास्टर प्लान की प्रक्रिया में मुख्यमंत्री ने अपने परिवार के निजी लाभ को लेकर मंत्रिमंडल से चर्चा की? यदि किसी मंत्री के परिवार द्वारा सरकारी परियोजनाओं का लाभ मिलने वाले क्षेत्र पर बड़े पैमाने पर निवेश किया जाए तो क्या सरकार का खुफिया तंत्र इस पर नजर रखता है? क्या मध्य प्रदेश में खुफिया तंत्र की आंखों में पट्टी बांधी गई? रिपोर्ट्स में मुख्यमंत्री की पत्नी, पुत्र वधू, अन्य रिश्तेदार समेत 4 रियल एस्टेट कंपनीज का जिक्र है। तो क्या सरकार सभी कंपनियों के विवरण साझा करेगी? क्या यह सही है कि मुख्यमंत्री की पत्नी हिस्सेदारी वाली कंपनियों से परिवार के अन्य सदस्यों में भूमि हस्तांतरण यानी भूमि का ट्रांसफर हुआ? क्या मुख्यमंत्री परिवार की सभी कंपनियों के हिस्सेदार फॉरेंसिक ऑडिट कराने को तैयार हैं? दावा है कि भूमि खरीदी के कुछ समय बाद ही हाउसिंग प्रोजेक्ट, बिल्डर एग्रीमेंट शुरू हो गए। तो क्या पहले से ही नियोजित व्यवसाय रणनीति का हिस्सा थी? क्या यह सही है कि कुछ परियोजनाओं में भूमि मालिकों की विकसित संपत्ति का हिस्सा 60 से 70% तक है? क्या प्रोजेक्ट में अनुमानित आर्थिक लाभ सरकार सार्वजनिक करेगी? मुख्यमंत्री बताएं कि पहले सड़क तय हुई या पहले जमीन खरीदी गई? अहम सवाल है दोस्तों, मगर जाहिर सी बात, इन सवालों का जवाब कहां दिया जाएगा? क्योंकि अक्सर यह सरकार सवालों से बचती है। और कहने को अयोध्या के ऊपर भी एक एसआईटी का गठन हो गया, मगर ऐसा लग रहा है कि कोशिश की जा रही है कि बड़े बड़े लोगों को बचाया जाए, उन लोगों को बचाया जाए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विष्णु का अवतार बताते थे। अरविंद केजरीवाल इस मुद्दे पर हमलावर हैं। वो रोज अब एक सवाल पूछने वाले हैं, अयोध्या में चंदा चोरी और जमीन को लेकर जो घोटाला हुआ है उसको लेकर उनका यह सवाल। आइए सुनते हैं। राम मंदिर में अरबों रुपए के चढ़ावे की चोरी हो गई। बता रहे हैं कि लगभग 200 करोड़ रुपए का तो कैश चोरी हो गया। आप जाते हो ना मंदिर, आप पैसे चढ़ाते हो भगवान जी के सामने, हीरे जवाहरात चढ़ाते हो। लगभग 200 करोड़ रुपए का तो बताते हैं कि कैश ही चोरी हो गया। कई सारे हीरे जवाहरात के बक्से चोरी हो गए। इसकी वजह से जैसे जैसे बात फैलती जा रही है, हर राम भक्त, हर सनातनी बहुत ज़्यादा दुखी है। मैंने बहुत लोगों से बात की, लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न हैं कि ये क्या हो गया, लेकिन मोटे मोटे तौर पे 5 प्रश्न निकल के आ रहे हैं। आज मैं पहला प्रश्न आप लोगों के सामने रख रहा हूं। अगले 2-3 दिन में बाकी प्रश्न भी आपके सामने रखूंगा। इस मंदिर को एक ट्रस्ट चलाता है और उस ट्रस्ट को प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा बनाया गया था। इस ट्रस्ट में एक व्यक्ति है चंपत राय। चंपत राय जनरल सेक्रेटरी है, वो सर्वे सर्वा है, पूरा मैनेजमेंट उसके हाथ में, वही मंदिर चलाता है। सबसे ज्यादा आरोप उसी के ऊपर लग रहे हैं। कौन है चंपत राय? कहां से आया ये? क्या चीज है ये? ना कोई संत है, ना कोई महात्मा है। कौन है? किसका आदमी है ये? बड़े बड़े नाम लिए जा रहे हैं, इसका आदमी है, उसका आदमी है, उसका आदमी है, बड़े बड़े नाम लिए जा रहे हैं। कौन है चंपत राय? और सबसे बड़ी बात है कि इतनी बड़ी चोरी की घटना हो गई, उसके बावजूद अभी तक मंदिर उसी के हाथ में है, उसे अभी तक हटाया नहीं गया। अभी तक मंदिर वही चला रहा है। उसे क्या टाइम दिया जा रहा है सारे सबूत खत्म करने के लिए? क्या उसे टाइम दिया जा रहा है सारे गवाहों को पलटने के लिए? उसे कौन बचा रहा है? जनता ये सवाल जानना चाहती है। आम आदमी पार्टी पूछ रही है
कि महाकुंभ के बाद भी सो कॉल्ड एसआईटी की बात की गई, कितने लोगों पर कार्रवाई की गई, यही बात मैं लगातार अपने मंच पर कल से उठा रहा हूं। महाकुंभ 100 लोग मारे गए थे उस भगदड़ में। सरकार तो यह आंकड़ा भी स्वीकार नहीं करती है। आप मुझे बताइए कितने लोगों पर कार्रवाई हुई। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह इस मुद्दे पर उग्र हैं, वो क्या कह रहे हैं आइए सुना जाए। देखिए, एसआईटी उत्तर प्रदेश में झुंझुना होता है। कोई भी बड़ी घटना होती है उसके बाद एसआईटी बना दी जाती है लोगों का गुस्सा शांत करने के लिए। अब याद करिए आप, महाकुंभ में प्रयागराज के अंदर जब लोग मारे गए थे उसके बाद एक एसआईटी बनी, क्या नतीजा निकला उसका, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई, कितने लोग जेल गए, आज तक पता नहीं। फिर अभी ये घटना हुई है, इसमें आपने एसआईटी बना दी। मसला क्या एसआईटी बनाने मात्र से हल हो जाएगा? अभी 15 लोगों की जान गई है, इसके बाद आप थोड़ी बहुत कार्रवाई कर देंगे, लेकिन आपकी तैयारी क्या है आग से लड़ने के लिए? गर्मी के दिनों में अग्निकांड की बहुत सारी घटनाएं होंगी और अगर आपके पास पुख्ता इंतजाम नहीं होंगे तो लोग मारे जाएंगे। इसमें भी पता चल रहा है कि सहायता पहुंचने में बहुत विलंब हो गया, फायर डिपार्टमेंट के हेल्प पहुंचने में काफी समय लग गया। तो क्यों विलंब हुआ? तो कई स्तर पे काम करने की जरूरत है। एक तो फायर डिपार्टमेंट की जो उनको इक्विपमेंट की जरूरत है, जो उनके इंतजाम चाहिए, दूसरी बात, जो लोग इसमें दोषी हैं, क्योंकि ये पता चल रहा है कि इसको 2016 में डिमोलिशन की नोटिस मिली थी, इस बिल्डिंग को गिराने की नोटिस मिली थी। तो क्यों मिली थी? क्या इसमें सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे या बिल्डिंग जर्जर हो गई थी? और अगर नोटिस मिली थी तो इनको बचाया किसने? कौन लोग हैं जिम्मेदार? ये सारी जांच होनी। सर, घायल से आप मुलाकात किए हैं, आए हैं सर? लवप्रीत जो बिटिया है उससे मिले और उसने बताया कि आग नीचे से लगी और इतना तेज बढ़ गई कि फिर कंट्रोल करना मुश्किल हो गया और इतने लोगों की जान चली गई। उसने कूद के अपनी जान बचाई। प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। प्रॉब्लम यह है कि मीडिया भाजपा से सवाल नहीं करेगी, लिहाजा इनकी कोई जवाबदेही नहीं है। यही वजह है कि चाहे अयोध्या हो या अब ये जो पूरा उज्जैन मास्टर प्लान, जमीन खरीद, इन तमाम मुद्दों को लेकर भाजपा के माथे पर कोई शिकन नहीं है। आप मुझे बताइए ना, लगातार 2 साल नीट का परीक्षा पत्र लीक हो रहा है, 1 दर्जन से ज्यादा बच्चों ने आत्महत्या कर ली। शिक्षा मंत्री को कुछ हुआ? जवाबदेही होनी पड़ेगी, खासतौर से जब आप ताकत वाली स्थिति में हैं, खासतौर से जब आप सत्ता में हैं। मगर जाहिर सी बात है, इस सरकार में जवाबदेही नाम की कोई चीज नहीं है दोस्तों। जो सत्ता पर बना हुआ है वो राजा बन गया है, वो जो मर्जी करे, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। अब अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।